नमस्कार, राधे राधे प्यारे मित्रों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और इस बात की भी उम्मीद करती हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ भारतीय काव्य शास्त्र, वो आप सभी लोग को पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा और याद भी हो रहा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग का जो एक टॉपिक चल रहा था अलंकार संप्रदाय का, वो हो गया है समाप्त। आज की इस क्लास में हम लोग का नया टॉपिक है गुण और रस। गुण और रस को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है गुण और यहाँ पर दिया है कि किस रस में प्रयुक्त होता है। माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, 3 गुण हैं। तो देखिए किस किस रस में, मतलब इन गुणों में कौन कौन सा रस प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। माधुर्य गुण, माधुर्य गुण में श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे। माधुर्य, माधुर्य को आप माधुर्य कर लीजिए या फिर मधु भी कर लीजिए। ठीक है, माधुर्य, मधु या माधुरी, आपको जो सुटेबल लगे नाम, माधुरी या मधु कर लीजिए। तो इसको कह लीजिए कि मधु बड़ी ही शांति से क्या कर रही है, श्रृंगार कर रही है। मधु बड़ी ही शांति से श्रृंगार कर रही है। तो इससे हो जाएगा मधु से माधुर्य गुण याद कर लीजिएगा, बड़ी ही शांति से, शांति से शांत रस, श्रृंगार से श्रृंगार रस और कर रही है, कर से करुण बना लीजिएगा। ठीक है, तो मधु बड़ी ही शांति से श्रृंगार कर रही है। शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस किसमें है, माधुर्य गुण में। अगला है ओज गुण। ओज गुण में है वीर रस, रौद्र रस और विभत्स रस। पढ़ने से ही पता चलता है। ओज गुण, ओज का मतलब होता है तेज। ठीक है, तो जिनमें ओज होता है, जिनमें तेज होता है, वो बहुत ही वीर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, यानी कि रौद्र रूप वाले होते हैं और विभत्स होते हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए कि जो जिनमें ओज होता है, जो तेज होते हैं, जिनमें ओज होता है, वो वीर होते हैं, रौद्र रूप वाले होते हैं और विभत्स होते हैं। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि ओज गुण में वीर रस, रौद्र रस और विभत्स रस प्रयुक्त होता है। अगला है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण प्रायः सभी रसों में होता है। प्रसाद गुण, प्रसाद, प्रसाद गुण को बना लीजिए प्रसाद। प्रसाद सभी लोगों में बंटता है, सभी लोग खाते हैं। ठीक है, तो जो प्रसाद का रस होता है वो सभी लोग लेते हैं। रस का मतलब आनंद होता है। ठीक है, तो प्रसाद का आनंद तो सभी लोग लेते हैं ना, कोई एक लोग तो लेते नहीं है। जितने लोग हैं, जितने लोगों को प्रसाद मिलता है, सभी लोगों को मिलता है और सभी लोग उस प्रसाद का आनंद लेते हैं, यानी कि रस लेते हैं। तो इससे याद रहेगा कि जो प्रसाद गुण है वो प्रायः सभी रसों में होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गुणों के प्रमुख भेद कितने हैं, तो 3 है। माधुर्य, ओज, प्रसाद शुरू से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो आप सभी लोग को ये याद होगा। वैदर्भी रीति में किस गुण का समावेश रहता है, तो माधुर्य गुण का। किसमें, वैदर्भी रीति में माधुर्य गुण का समावेश रहता है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, कह लीजिए विदर्भ देश, नाम आप लोगों ने सुना होगा ना। विदर्भ एक देश था, राज्य था। तो विदर्भ देश की जो वधु होती है वो बहुत ही मधुर बोलती है। विदर्भ देश की बहू का गुण है क्या, मधुर बोलना। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, विदर्भ, यहाँ पर जो वैदर्भी दिया है, वैदर्भी, वेद, वेद, वेद को मधुर शब्दों में पढ़ा जाता है। वेद को कैसे पढ़ा जाता है, बहुत ही मधुर शब्दों में पढ़ा जाता है। तो इससे भी याद हो जाएगा, वैदर्भी रीति में मधुर गुण है, माधुर्य गुण है, सॉरी मधुर मैंने बोल दिया। या फिर मुझे तो आसान यही लगा था जब मैंने याद किया था इसको ट्रिक के माध्यम से, तो ऐसे ही याद किया था कि विदर्भ देश की बहू, विदर्भ देश की वधु जो है, वधु यानी कि बहू जो है, वो मधुर बोलती है। ठीक है, अगला है गौड़ी रीति में किस गुण का समावेश रहता है, तो ओज का रहता है। इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, गौड़ी रीति, ओज, यानी कि गौड़ का जो योद्धा है, गौड़ एक देश है, तो गौड़ देश का जो योद्धा है वो कैसा है, पूरा ओज से भरा हुआ है। योद्धा लोगों में ओज होता ही है। तो इसको कर लीजिए कि जो गौड़ का योद्धा है ना, गौड़ देश का जो राजा है, उसमें बहुत ही ओज भरा है। तो इससे याद हो जाएगा कि गौड़ी रीति में ओज गुण होता है। ठीक, पांचाली रीति में किस गुण का समावेश रहता है, तो प्रसाद।
प्रसाद गुण का। पांचाली रीति, पांचाली नाम से क्या याद आता है? पांचाली, पांडवों की पत्नी पांचाली यानी कि द्रौपदी। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं कि जो पांचाली है वो सबको क्या बांटती है? प्रसाद बांटती है। ठीक है, पांचाली सबको प्रसाद बांटती है। ठीक, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अगला है वृत्ति का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो नाट्य शास्त्र में मिलता है। किसका वर्णन? वृत्ति का। वृत्ति का मतलब क्या होता है? वृत्ति का मतलब शैली होता है। शैली यानी कि अभिनय का जो तरीका होता है उसी को वृत्ति कहा जाता है। और ये सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है इसका वर्णन? तो नाट्य शास्त्र में। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? मान लीजिए नाट्य शास्त्र आपके भरत मुनि का है, तो भरत मुनि के नाटक में वृत्ति, भरत मुनि के नाटक में वृत्ति, या कह सकते हैं कि नाटक में ही वृत्ति की उत्पत्ति हुई है। नाटक में ही वृत्ति की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है, जन्म हुआ है। तो इससे थोड़ा सा याद रहेगा कि जो वृत्ति का सर्वप्रथम वर्णन किया गया वो आपके नाट्य शास्त्र में किया गया, और नाट्य शास्त्र लिखा है किसने? भरत मुनि ने। ठीक है, आगे है भारतीय काव्यशास्त्र में कितनी काव्य वृत्तियां मानी गई हैं? तो 3 मानी गई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उपनागरिका, परुषा, कोमला, कोमल या फिर कोमला भी लिखा मिलता है। अच्छा, ये जो पढ़ रहे हैं आप लोग काव्य वृत्तियां 3 है, उपनागरिका, परुषा, कोमला। इसको पढ़ करके कुछ याद आया? जब मैंने आप लोगों को रीति संप्रदाय पढ़ाया था तो उसमें भी ये आया था। ये जो तीनों नाम दिया है वो आपके आचार्य मम्मट ने दिया है नाम। ठीक है, काव्य वृत्तियों के जो ये तीनों नाम है आचार्य मम्मट ने दिया है। और कल की क्लास में जब मैंने आप लोग को अलंकार संप्रदाय पढ़ाया था तो उसमें भी इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आप में से किसी ने भी मेरी वीडियो पहले की ना देखी हो तो आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पर भारतीय काव्यशास्त्र की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग सारे वीडियोस को देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने सब हर चीज़ों को कोशिश किया है मैंने कि ट्रिक के माध्यम से जोड़ करके उसको याद करवाऊँ। ठीक, तो वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं आप लोग। तो याद रखिएगा काव्य वृत्तियाँ, भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य वृत्तियाँ 3 मानी गई हैं, उपनागरिका, परुषा और कोमल। और भारतीय काव्य शास्त्र में कितनी नाट्य वृत्तियाँ मानी गई हैं? तो 4। काव्य वृत्तियाँ 3 हैं और नाट्य वृत्तियाँ 4 हैं। भारती, सात्यवती, कैशिकी और आर्यभट्टी। तो इसके बारे में मैं भी डिटेल में भी आगे भी दिया है तो मैं बताऊंगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं वृत्ति और गुण के बारे में। तो कौन सी वृत्ति है और किस वृत्ति में कौन सा गुण रहता है उसके बारे में यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो उपनागरिका वृत्ति है उसमें पाया जाता है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण में क्या होता है? माधुर्य गुण बहुत ही साधारण, सहज और संतुलित होता है। ठीक है, उपनागरिका में माधुर्य गुण पाया जाता है। परुषा का मतलब होता है ओज। ओज का मतलब क्या होता है? कठोर, तीखा, ओजपूर्ण जो भाषा होती है, तेज भाषा। ठीक है, तो वो हो गया ओज, परुषा। ठीक, कोमला यानी कि प्रसाद गुण। कोमला में, कोमला वृत्ति में प्रसाद गुण पाया जाता है। प्रसाद का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही मधुर हो, मुलायम हो। ठीक है, तो वो हो गया प्रसाद गुण, जो कोमल भाषा हो। ठीक, तो कोमला वृत्ति में प्रसाद गुण पाया जाता है। आगे है वृत्ति और रस, यानी कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किस वृत्ति में कौन सा गुण होता है, और अभी हम लोग पढ़ेंगे कि किस वृत्ति में कौन सा रस होता है। ठीक है, तो उपनागरिका वृत्ति में माधुर्य गुण था, परुषा में ओज गुण था और कोमला में प्रसाद गुण था। अब देखते हैं इन वृत्तियों में कौन कौन सा रस होता है, इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश हम लोग करेंगे। उपनागरिका वृत्ति जो है उसमें श्रृंगार रस, हास्य रस और करुण रस रहता है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? उपनागरिका, उपनागरिका से क्या हम लोग इसको अलग करके ऐसे थोड़ा सा पढ़ते हैं, ट्रिक से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उपनागरिका यानी कि उपनगर की, उपनगर की जो नायिका होती हैं, ऐसे थोड़ा सा जोड़िए। उपनगर की जो नायिका होती हैं, पहले के ज़माने में ऐसा होता था ना, नगर को 2 भागों में बांटा जाता था। एक में तो जो राजा महाराजा लोग रहते थे, पहुँचे यानी उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और दूसरे जगह पर जो निम्न वर्ग के लोग रहते थे। तो वही पहले ज़माने में आप चले जाइए, राजा महाराजाओं की बातों को सोचिए कि कैसे वो लोग रहते थे, तो थोड़ा सा इससे कनेक्ट कर पाएंगे आप लोग। उपनायिका यानी कि जो उपनगर की नायिकाएं होती हैं वो पहले क्या करती हैं? श्रृंगार करती हैं, और फिर जब वो श्रृंगार कर लेती हैं तो अपने आप को देख करके क्या करती हैं? मुस्कुराती हैं, यानी कि हंसती हैं। फिर अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है कि वो रोने लगती हैं। ठीक है, उन्हें कुछ याद आ जाता होगा, अपने दुख की बातें याद आ जाती होंगी। तो इससे थोड़ा सा ऐसे याद कर लीजिए कि उपनगर की जो नायिकाएं होती हैं वो पहले श्रृंगार करती हैं, फिर हंसती हैं, उसके बाद करुण करने लगती हैं, यानी कि रोने लगती हैं।
तो इससे याद रहेगा कि उपनागरिका में श्रृंगार, हास्य और करुण रस है। ठीक है, आपके दिमाग में अगर कोई ट्रिक आ रही हो तो आप लोग अपने हिसाब से जोड़ करके भी चीज़ों को याद कर सकते हैं। परुषा, परुषा में वीर रस, रौद्र रस और भयानक रस। तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं कि राजा परुष, परुष नाम का एक राजा है, तो राजा परुष क्या है, वीर पुरुष की भांति रौद्र रूप में क्या करता है, भयानक युद्ध करता है। राजा लोग जो होते हैं ऐसे ही होते हैं ना। तो जो परुष राजा परुष हैं, परुष नाम के जो राजा हैं वो कैसे हैं, वो एकदम वीर पुरुष की भांति वो वीर हैं और बहुत ही गुस्से में, बहुत ही रौद्र रूप में, बहुत ही भयानक युद्ध करते हैं। ठीक है, तो इससे याद रहेगा कि परुषा में वीर, रौद्र और भयानक रस है। अगला है कोमला, शांत रस, अद्भुत रस और बीभत्स रस कोमला में पाया जाता है, यानी कि कोमला वृत्ति में ये तीनों रस पाए जाते हैं। तो इसको कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, कोमला से कोमल मन कर लीजिए। कोमल मन वाले जो लोग होते हैं, कोमल मन अद्भुत और बीभत्स वस्तु को देख करके भी क्या रहते हैं, शांत रहते हैं। जो कोमल स्वभाव के होते हैं, शांत मन के होते हैं, यानी कि कोमल मन वाले जो होते हैं, वो अगर कोई अद्भुत चीज देख लें, यानी कि आश्चर्यचकित वाली चीज देख लें, बीभत्स वाली वस्तु देख लें, यानी कि घिनौनी चीज देख लें, तब भी वो क्या रहते हैं, शांत रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए कि कोमला में शांत, अद्भुत और बीभत्स रस पाया जाता है। उम्मीद है कि ये ट्रिक आप लोग को समझ में भी आई होगी और इस हिसाब से आप लोग को ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। श्रृंगार रस में कौन सी रीति प्रयुक्त होती है, तो वैदर्भी रीति प्रयुक्त होती है। अभी मैंने आप लोग को ऊपर भी याद करवाया था विदर्भ देश से लेकर के, तो इसको देखिए जब 2-3 बार चीज़ों को पढ़ लेंगे ना तो वो दिमाग में बैठ जाएगा, इससे याद रहेगा। तो जो विदर्भ देश है, तो विदर्भ देश की रीत ही यही है, विदर्भ देश की रीत ही यही है कि सभी लोग क्या करें, श्रृंगार करें। ठीक है, ऐसे इसको याद करके मतलब जोड़ करके याद कर सकते हैं कि विदर्भ देश की रीति यही है कि सभी लोग क्या करें, श्रृंगार करें। तो श्रृंगार रस की रीति क्या हो जाएगी, वैदर्भी रीति। ठीक है, अगला है रौद्र, वीर, भयानक रसों में कौन सी रीति प्रयुक्त होती है, तो गौड़ी रीति प्रयुक्त होती है। कैसे याद करेंगे, गौड़ देश से। ठीक है, यानी कि गौड़ देश का जो राजा है वो बहुत ही रौद्र रूप वाला, बहुत ही वीर और भयानक है। जो रौद्र रूप वाला होगा, बहुत ही वीर होगा, वो भयानक तो दिखने में लगेगा ही ना। तो ऐसे याद करिए कि गौड़ देश का जो राजा है वो बहुत ही वीर है, बहुत ही रौद्र रूप वाला है, बहुत ही गुस्से वाला है और बहुत ही भयानक है। ठीक, तो इससे ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। अगला है सर्वप्रथम दोष की परिभाषा किस आचार्य ने प्रस्तुत की, तो वामन ने। पीछे आप लोगों ने क्या पढ़ा था, गुण दोष के काव्य गुण के बारे में मैंने पढ़ाया था और चीज़ों को पूरा मतलब उनको ट्रिक के माध्यम से याद भी करवाया था। तो उसमें क्या आप लोगों ने पढ़ा था कि वामन ने कितने गुण माने थे, 20 गुण माने थे ना वामन ने, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण। ठीक, तो याद मैंने कैसे करवाया था, पूरी कहानी बताई थी। तो उसमें एक आया था कि बेमन ही वह 20 रोटियां खा लेता है, याद है? नहीं याद होगा, नहीं आप लोगों ने देखा होगा, तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर पूरी वीडियोज आपको इकट्ठा मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग चीज़ों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोष की परिभाषा आपके आचार्य वामन ने दी। यहाँ देखिए लिखा है कि गुण विपर्य आत्मनो दोषा, गुण का विपर्य दोष है, यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है, तो वामन ने दी है। तो ये परिभाषा जो है ना, कथन, उक्ति, तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये वामन का है। ठीक है, यानी कि गुण का विपरीत रूप ही क्या होता है, दोष होता है। गुण विपर्य, गुण का विपरीत रूप ही क्या होता है, दोष होता है। वामन, बेमन ही लोग दोष देते रहते हैं, कोई गुण का बखान नहीं करता है, सभी लोग दोष देते हैं। कैसे, बेमन ही। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा। अगला है उद्वेग जनको दोषः, काव्य स्वाद में उद्वेग पैदा करने वाला तत्व दोष है। कथन है अग्नि पुराणकार का। उद्वेग जनको दोषः, देखिए जो समझिएगा कि काव्य स्वाद में उद्योग पैदा करने वाला तत्व दोष होता है, यहाँ पर अग्नि पुराणकार ने कहा है। तो इसको पहले नॉर्मली आप लोग समझिए कि क्या है। ठीक है, तो देखिए जो काव्य श्रोता को या फिर पाठक के मन में क्या उत्पन्न करे, अनावश्यक ही अशांति उत्पन्न करे।
खटक उत्पन्न करे, ठीक है, यानी कि डर उत्पन्न करे, एक बोला जाता है उत्तेजना, उद्वेगजनक दोष, वही कहलाता है, ठीक है। अगर कोई भी आप काव्य पढ़ रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, पाठक है या फिर श्रोता है, ठीक है, तो उस काव्य को पढ़ करके अगर उसके मन में अनावश्यक ही अशांति उत्पन्न हो, उसके मन में एक खटक पैदा हो, तो वो जो काव्य होता है वो दोष, उस काव्य में दोष पाया जाता है, वही काव्य का दोष है, ठीक है। मान लीजिए उदाहरण के रूप में मैं समझा रही हूँ, मान लीजिए कोई राजा है, उस राजा ने अपनी प्रजा पर क्रोध करके सभी को फांसी देने का आदेश दे दिया हो। कोई राजा अगर बहुत ही ज़्यादा किसी बात पे क्रोधित हो, क्रोध में आकर के वो सभी को फांसी देने का आदेश दे दिया अगर उस राजा ने, तो क्या होगा यहाँ पर डर पैदा होगा ना सबके अंदर। तो सबके अंदर मतलब जो अगर कोई आप नाटक देख रहे हो या कविता पढ़ रहे हो, तो उसमें अगर ये ऐसा कुछ आया टॉपिक, तो आपके मन में क्या होगा, एक अजीब सी अशांति, एक अजीब सा खटक रहेगा, ये क्या हो रहा है, मज़ा नहीं आएगा ना। तो वही काव्य का दोष है, ठीक है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा डर आपको लगे जिस चीज़ को पढ़ करके या देख करके, हिंसा की भावना उत्पन्न हो, क्रोध आए, गुस्सा आए, ठीक है, तो ये सारे काव्य के दोष बताए जाते हैं। और माना किसने है, अग्नि पुराणकार का। अच्छा, अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए अग्नि को देख करके मन क्या होता है, उद्वेग से भर जाता है। उद्वेग का मतलब ही होता है बेचैनी, घबराहट, अशांति, ठीक है। तो अगर कहीं ज़्यादा, अभी तो ठंडक का मौसम है ना, आग जलती है, सबको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अभी कहीं आग लग जाए, अग्नि प्रज्वलित हो बहुत ज़्यादा, किसी के घर में आग लग जाए, किसी के खेत खलिहान में आग लग जाए, तो क्या होता है, डर उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, मन में उद्वेग की भावना आती है कि नहीं आती है। तो ऐसे चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक। जहाँ पर उद्वेग की बात आए, दोष की बात आए, तो वहाँ पर अग्नि, ठीक है, अग्नि पुराण का है। तो उम्मीद है मुझे कि ये आपके समझ में आया होगा और इसको आप लोग भूलेंगे नहीं, याद रहेगा, उद्वेग अग्नि, ठीक। रसापकर्षकः दोषास्ते पुनः पंचधा मतः पदे पद अंशे वाक्ये अर्थे संभवन्ति रसे अपि यत्। मूल रूप में रस और गौड़ रूप में शब्द अर्थ के अपकर्ष द्वारा काव्य का अपकार वाले तत्व दोष कहलाते हैं। कथन किसका है, तो विश्वनाथ का है। लंबा चौड़ा सा कथन विश्वनाथ ने आपके बताए हैं। तो क्या बताए हैं, चीज़ों को अलग अलग करके पहले हम लोग पढ़ते हैं तो ज़्यादा आसानी रहेगी। देखिएगा, रस अपकर्षका, रस या फिर रसापकर्षका भी पढ़ सकते हैं। दोष, ठीक है, दोष अस्ते, यानी कि वे दोष जो रस को आकर्षित करने या फिर उसका प्रभाव घटाने वाले होते हैं, ठीक है। पुनः पंचधा मता, तो ये 5 प्रकार के माने जाते हैं। पुनः पंचधा, पंचधा यानी कि 5 प्रकार के माने जाते हैं। पदे तदंशे तद अंशे वाक्ये अर्थे, ठीक है, यानी कि ये दोष जो होते हैं, तो ये दोष शब्द उसके हिस्से, तद अंशे उसके हिस्से, पूरे वाक्य या फिर अर्थ में उत्पन्न होते हैं। संभवन्ति रसे अपि यत्, यानी कि ये दोष रस की प्रभावशीलता को क्या करते हैं, कम करते हैं। यानी कि जो दोष रस को घटाते हैं उन्हें 5 प्रकार का माना जाता है, ठीक है। जो दोष रस को क्या करते हैं, काव्य में जो दोष काव्य में रस को घटाते हैं उन्हें 5 प्रकार से माना गया है। और ये शब्द वाक्य या अर्थ में उत्पन्न हो करके रस के प्रभाव को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए, सोचिए आप ऐसे कि कोई काव्य है, तो काव्य में क्या होता है, रस का जादू होता है, आनंद। जब कोई आप काव्य पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपको आनंद आता है ना, यानी कि उसमें रस भरा रहता है, तभी तो पढ़ने में मज़ा आता है। तो लेकिन अब उस आनंद में, उस रस में क्या आ जाए, 5 खटके आ जाए, ठीक, 5 कमियां आ जाए, 1-2 नहीं, 5 कमियां आ जाए। कौन कौन से, उसके शब्द में भी कमी आए, उसके अर्थ में भी कमी आए, उसके वाक्य में भी कमी आए, और उसके हिस्से में कमी आए, और उसकी पूरी रचना में भी कमी आ जाए। 1-2 नहीं, पूरे 5 कमियां आए,
ठीक, तो वही है, मतलब यहाँ पर विश्वनाथ ने सीधे सीधे रूप में आप लोग कह लीजिए कि जो आपके आचार्य विश्वनाथ हैं वो रस में दोषों की संख्या 5 प्रकार की मानते हैं। ठीक है, अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि विश्वनाथ ने कितने काव्य दोष माने हैं तो 5 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। रसाप कर्षका यहाँ से पकड़िएगा विश्वनाथ। ठीक, अगला है आचार्य भरत ने कितने काव्य दोष माने हैं तो 10 माने हैं। विश्वनाथ ने कितने माने हैं? 5 माने हैं। भरत ने कितने माने हैं? 10। गूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिप्लुतार्थ, न्यायचेत, विसंधि, विषम, शब्दच्युत। यहाँ तो 9 ही हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए, तो 9 के बाद एक आपका आएगा कि जो एक विशेष कह सकते हैं अन्य दोष, यानी कि विशेष दोष। ठीक है, आप लोग आगे नोट कर लीजिए, विशेष दोष होता है 10वें नंबर पर आएगा जो आपके आचार्य भरत मुनि ने माना है। तो इसका मतलब भी हम लोग समझ लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, देखिए गूढ़ार्थ, गूढ़ अर्थ यानी कि बहुत ही, अगर काव्य में बहुत ही ज़्यादा जटिल अर्थ हो, पढ़ने में कठिन लगे तो वो भी काव्य का दोष माना जाता है। अर्थांतर, अर्थ अंतर यानी कि अर्थ का भ्रम होना, अलग अलग अर्थ निकलना, यानी कि काव्य आप पढ़ रहे हो लेकिन भ्रम हो रहा है आपको उसके अर्थ को लेकर के, तो ये भी काव्य का दोष माना जाता है। अर्थहीन, अच्छा अगर कोई काव्य आप पढ़ रहे हो उसमें अर्थ ही ना हो तो वो काव्य कैसा है? बेकार है ना, तो ये भी दोषी माना जाता है काव्य का। भिन्नार्थ, यानी कि जब कोई काव्य आप पढ़ रहे हो तो जो शब्द लिखा है उस शब्द का कोई भिन्न अर्थ निकले, अलग अर्थ निकले, तो ये भी काव्य का दोष है। एक अर्थ, एक अर्थ का मतलब होता है कि अर्थ में बहुत ही ज़्यादा संकुचन, यानी कि अर्थ अस्पष्ट या फिर अनियमित, मतलब बहुत ही नियमित रूप से अर्थ निकले, ज़्यादा नहीं, तो वो भी दोष ही माना जाता है। ठीक है, बहुत ही संकुचित अर्थ निकले, बहुत ही कम अर्थ निकले। अगला है अभिप्लुतार्थ। अभिप्लुतार्थ का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा फैलाव, यानी कि जो काव्य होता है, मान लीजिए आप कोई काव्य पढ़ रहे हैं तो उसमें जो उस काव्य में जो विचार रखा गया है उसमें अगर बहुत ज़्यादा फैलाव हो, विचार बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ है, तो वो भी काव्य का दोष माना जाता है। ठीक है, न्याय चेत, न्याया चेत यानी कि तर्कहीन, न्याय के जो विपरीत हो, न्याया चेत, न्याय अचेत यानी कि जो न्याय के विपरीत हो, वो भी काव्य का दोष माना जाता है। विसंधि विषम, विसंधि विषम, संधि का मतलब जोड़ होता है, विसंधि का मतलब, विषम का मतलब उल्टा। ठीक है, तो यानी कि जो शब्द होते हैं या फिर वाक्य में वाक्य होते हैं तो उसमें जब जोड़ ना सही हो, विसंधि हो, जोड़ जो होते हैं वो सही ना हो, उल्टे हो, यानी कि तो इसको जोड़ कैसे नहीं सही रहेगा शब्दों में, वाक्यों में, जब व्याकरणिक दोष होते हैं तो ये भी तो काव्य के दोष ही माने जाएंगे ना। शब्दच्युत, शब्दच्युत इसका मतलब होता है कि शब्द का छूटना, च्युत का मतलब होता है छूटना। ठीक है, टूटना, गिरना, यानी कि जब कोई कविता आप पढ़ रहे हो उसमें शब्द ही पूरी तरीके से ना दिया हो, शब्द अपूर्ण हो, तो भी वो काव्य का दोष होता है। और एक दोष होता है विशेष दोष, जो पूरे काव्य को ही दोषित ठहरा देता है। तो ये हो गए 10 प्रकार के दोष आपके आचार्य भरत मुनि के द्वारा। तो इसको हम लोग ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं कि जो आपके इस विश्व के नाथ हैं, भोलेनाथ हैं, इस विश्व को चलाने वाले हैं, वो तो मनुष्य में सिर्फ 5 दोषों को इन्होंने बताया, लेकिन आपके जो भारत के मुनि लोग हैं, ठीक है, भारत के जो मुनि लोग हैं, आखिर ईश्वर से तो बढ़ के है नहीं, लेकिन इनकी हिमाकत देखिए, इनकी ज़रूरत देखिए, इनका कह सकते हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ये लोग अपने आप को तेज समझ रहे हैं, जो मुनि लोग हैं भारत के। ठीक है, वो लोग 10-10 दोष बता रहे हैं। ठीक, जो विश्वनाथ हैं, इस विश्व को चलाने वाले हैं, इस विश्व के नाथ हैं, वो सिर्फ 5 दोष बता रहे हैं मनुष्य के, लेकिन भारत के जो मुनि लोग हैं वो लोग सीधे सीधे 10 दोष बता रहे हैं, 10 कमियां बता रहे हैं। तो ऐसे जब 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा कि जो विश्वनाथ हैं उन्होंने 5 दोष बताया है काव्य में, और जो भरत मुनि हैं उन्होंने 10 दोष बताया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कौन सा अलंकार गुजरात देश के निवासियों को बहुत प्रिय था जो उन्हीं के नाम पर उस अलंकार का नाम पड़ा? लाटानुप्रास। लाट का अर्थ गुजरात है, गुजरात का प्राचीन नाम लाट है। देखिए यहाँ से तो 2-3 प्रश्न निकल के आ रहे हैं।
एक तो यहाँ पर आपका जीके वाला प्रश्न आ गया कि गुजरात देश जो है उसका पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या है, तो लाट देश। कुछ ही लोगों को पता होगा, सभी लोग नहीं जान रहे होंगे, लेकिन अभी यहाँ जो इतने लोग हिंदी पढ़ रहे हैं उनको तो ये बात अच्छे से जानकारी इस बात की हो गई होगी कि आपका जो गुजरात देश है उसका प्राचीन नाम क्या था, लाट देश। ठीक है, याद रखिएगा। तो गुजरात देश के जितने भी निवासी हैं उनका बहुत ही प्रिय अलंकार है लाटानुप्रास। इनके देश के नाम के ऊपर ही पड़ा लाटानुप्रास। अनुप्रास का मतलब क्या होता है? अनुप्रास अलंकार आप लोगों ने पढ़ा है ना, वर्णों की आवृत्ति। यहाँ लाटा दिया है, लट यानी कि अक्षर कह सकते हैं कि जो लाटानुप्रास होता है अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, तो इसमें एक ही अक्षर या फिर ध्वनि का बार बार प्रयोग होता है। ठीक है, लट का मतलब होता है यानी कि कह सकते हैं अक्षरों की लड़ी, अक्षरों की लट यानी कि अक्षरों का दोहराव। ठीक, जैसे मान लीजिए एक आप लोग लाइन पढ़िए कि सिर पर सितारे सजाएं सागर से सजी सवारी। इसमें कौन सा वर्ण निकल के आ रहा है? सिर पर सितारे सजाए सागर से सजी सवारी। सा ध्वनि बार बार आ रही है ना, सा वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यही है लाटानुप्रास। यानी यहाँ पर अक्षर की लट होती है यानी कि झड़ी होती है। ठीक, तो इसी को लाटानुप्रास कहते हैं, याद रखिएगा। लाटानुप्रास गुजरात देश के निवासियों का प्रिय अलंकार था और इनके देश के नाम पर ही ये अलंकार का नाम पड़ा था। ठीक है, अगला है दंडी ने कितने काव्य दोषों का वर्णन किया है? तो 10। काव्य गुण भी इन्होंने 10 ही बताए हैं और दोष भी 10 ही बताए हैं। वामन ने दोष 20 बताए हैं और गुण कितने बताए थे? 20 बताए थे। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने कितने दोषों का वर्णन किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, 70 दोषों का। 70 दोषों का बताया है। काव्य में 70 दोष बताए हैं आपके आचार्य विश्वनाथ ने। ठीक है, याद रखिएगा। काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है? तो भरतकृत नाट्य शास्त्र में मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। काव्य दोष का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है? तो भरतकृत नाट्य शास्त्र में मिलता है। ठीक है, अगला है काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। कितने प्रकार के काव्य दोष माने गए हैं? 5 प्रकार के माने गए हैं। पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। तो देखिए, पद दोष का मतलब होता है यानी कि जो शब्द होते हैं या पद होते हैं यानी कि एक एक शब्द में जब गलती निकले, वो हो गए पद दोष। पदांश दोष यानी कि पद के हिस्से में जब दोष होता है, जो पद होता है यानी कि जो शब्द होता है उसका किसी एक हिस्से में अगर दोष हो तो वो पदांश दोष है। वाक्य दोष यानी कि पूरा का पूरा जो वाक्य लिखा है वही गलत हो तो वो वाक्य दोष हो गया। अर्थ दोष यानी कि जब अर्थ में गलती निकले, अर्थ में कमी हो तो वो अर्थ दोष है। और रस दोष यानी कि रस का दोष। ठीक है, यानी कि काव्य को पढ़ते या सुनते समय अगर रस का प्रभाव दिखे ही ना, बहुत ही कम रहे या फिर रस का प्रभाव हो ही ना, तो वो रस दोष होता है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के दोष हैं काव्य दोष: पद, पदांश, वाक्य, अर्थ और रस। याद रखिएगा आप लोग। अगला है काव्य दोष मम्मटानुसार। मम्मट के अनुसार कितने प्रकार के काव्य दोष हैं? तो देखिएगा, यहाँ पर दोष दिया गया है, यहाँ पर संख्या दी गई है। पद दोष को इन्होंने 16 प्रकार का माना है। जो आपके मम्मट हैं इन्होंने पूरा मतलब डिटेल में पूरा बताया है कि किसमें कितने दोष होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है। तो 5 प्रकार के दोष ऐसे नॉर्मली माने गए हैं, लेकिन मम्मट ने किसमें कितना दोष होता है ये बताया है। तो पद दोष की संख्या इन्होंने 16 मानी है। पदांश दोष की संख्या इन्होंने 22 मानी है। मम्मट ने पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष को शब्द दोष के अंतर्गत माना और 3 दोषों शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष का उल्लेख किया है। ठीक है, इनको किसके अंतर्गत माना है? पद, पदांश और वाक्य को शब्द दोष के अंतर्गत माना है और 3 दोष इन्होंने माना है, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। ठीक, अर्थ दोष की संख्या इन्होंने 23 मानी है और रस दोष की संख्या 15 मानी है। कुल मिलाकर के 76 यानी कि 76 दोष माना है आपके मम्मी ने। मम्मी लोग 75 प्रकार का व्यंजन बनाती है ना, फिर आप कोई एक अलग से डिमांड कर दो 76 हो जाए, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक, तो आपके जो विश्वनाथ हैं इन्होंने कितना बताया? 5 दोष। भरत मुनि ने
10 दोष बताए, ठीक है। दंडी ने भी 10 दोष बताए हैं, वामन ने 20 दोष बताए हैं और आपके विश्वनाथ ने 70 दोष बताए हैं, ठीक है। विश्वनाथ ने कुल 70 दोष बताए हैं और वहीं पर मम्मट ने 76 दोष बताए हैं, ठीक। अगला देखते हैं हम लोग नाट्यवृत्ति और रस। नाट्यवृत्ति और रस, नाट्यवृत्ति यहाँ पर दिया गया है और नाट्यवृत्ति में कौन सा रस रहता है ये दिया गया है। भारती, सात्वती, कैशिकी, आरभटी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये नाट्यवृत्ति ही याद कर लीजिए। अगर परीक्षा में पूछ ले कि नाट्यवृत्ति कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? भारती, सात्वती, कैशिकी, आरभटी। तो इसको अगर नॉर्मली हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो ऐसे याद करेंगे, कोशिश करते हैं याद करने की। देखिए कि जब आप कोई नाटक देखने जाते हो तो नाटक की शुरुआत कैसे होती है, थोड़ा सा जोड़िएगा चीज़ों को। जब आप कोई नाटक देखने जाते हो तो उसकी शुरुआत कैसे होती है? नाटक की शुरुआत बहुत ही सुंदर होती है, शुद्ध रूप में होती है। सुंदर, भारती का मतलब सुंदर, ठीक है। बहुत ही सुंदर शुरुआत होती है और कैसी? शुद्ध शुरुआत होती है, यानी कि सात्विक शुरुआत होती है, ठीक है। और कैसा होता है? वो मसालेदार होता है। आरभटी, आरभटी का मतलब आरंभ, ठीक है। नाटक का आरंभ बहुत ही सुंदर, शुद्ध और मसालेदार तरीके से होता है। कैशिकी का मतलब क्या होता है? कैशिकी कसैला, ठीक है। कसैला, कसैला क्या होता है? मसाला होता है ना। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा जोड़ करके याद कर लीजिए, ठीक। तो इससे आपको ये याद रहेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो नाट्यवृत्तियां हैं चारों, तो इनमें कौन कौन सा रस होता है, इसको भी याद करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप लोग को याद हो जाए। भारतीय नाट्यवृत्ति में करुण एवं अद्भुत रस होता है। अच्छा, यहाँ से जो भार दिया है इसको बना लीजिए भारी। भारी दुख और भारी आश्चर्य, अद्भुत, आश्चर्य भरा जीवन। जो जीवन होता है वो बहुत ही भारी होता है। कैसा? भारी करुणा होती है, भारी अद्भुत, भारी आश्चर्य होता है। या फिर ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि जो भारती का जीवन है वो बहुत ही अद्भुत और दुख से भरा है। ये ज़्यादा सही रहेगा ना। भारती का जीवन बहुत ही अद्भुत और करुणा से भरा है। तो इससे आप लोग को ये याद रहेगा कि भारतीय जो नाट्यवृत्ति है उसमें करुण और अद्भुत रस है। दूसरा है सात्वती। सात्वती में वीर, अद्भुत, रौद्र, करुण श्रृंगार में अल्प मात्रा में होता है। सात्वती नाट्यवृत्ति करुण और श्रृंगार में अल्प मात्रा में होता है और वीर, अद्भुत, रौद्र में ज़्यादा होता है रस इसमें, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? मान लीजिए सात्वती मान लीजिए कर लीजिए सैनिक जो होते हैं, ऐसे उदाहरण के रूप में आप लोग समझिए, थोड़ा सा चीज़ें तब ज़्यादा पकड़ पाएंगे। जो सैनिक होते हैं, सैनिक के जीवन का सत्य ही यही है कि वे कैसे होते हैं? वीर होते हैं, अद्भुत होते हैं और रौद्र रूप वाले होते हैं, ठीक है। अब रौद्र रूप वाले मतलब अद्भुत क्यों होते हैं? अद्भुत क्यों होते हैं? सैनिक लोग अद्भुत क्यों कहे जाते हैं? आश्चर्यजनक, मतलब वो आश्चर्य क्यों करते हैं? तो देखिए, जो सैनिक लोग होते हैं वो भी इंसान होते हैं, ठीक है। अपने घर परिवार को छोड़ के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो जब वो अपने परिवार को छोड़ करके जाते हैं तो यानी कि उनके अंदर दुख है, करुणा है, रोते हैं ना, वो करुण क्रंदन करते हैं, वो भी दिखे भले ना, लेकिन उनके अंदर दुख है यानी कि करुणा है। और श्रृंगार का मतलब प्रेम होता है, ठीक है। वो प्रेम करते हैं अपने परिवार से। तो ये कम मात्रा में होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में होगा तो वो तो जा ही नहीं पाएंगे ना युद्ध करने के लिए। सैनिक लोग तो जा ही नहीं पाएंगे शुद्ध सात्विक रूप से, ठीक है। तो इससे चीज़ें याद रखिएगा कि जो सैनिक होते हैं, सैनिक वो बहुत ही शुद्ध और सात्विक होते हैं, वो बहुत ही वीर होते हैं, अद्भुत होते हैं, रौद्र होते हैं, बहुत ही गुस्से वाले होते हैं। और अब यहाँ कहते हैं अद्भुत क्यों होते हैं? अगर कोई पूछ ले सैनिक अद्भुत क्यों होते हैं, अरे भाई अद्भुत इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो करुणा होती है, जो दुख होता है, जो प्रेम होता है, वो बहुत ही कम मात्रा में वो दिखाते हैं, छुपा के रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को याद कर लीजिएगा। अगला है कैशिकी। कैश की श्रृंगार, हास्य। अच्छा, इसको देखिए मज़ेदार तरीके से दिमाग में आया। कैश, पैसा। अगर लड़कियों को कैश मिल जाए तो क्या करती हैं? सबसे पहले श्रृंगार का सामान खरीदती हैं और जब उनके हाथ में कैश आता है तो बड़ा ही खिलखिला के हंसती हैं। मुझे तो पैसा मिल गया, अब तो मैं श्रृंगार का सामान खरीदूंगी अपने लिए।
होता है ना शौक लड़कियों को, पैसा उनके हाथ में आता है तो जरूर कुछ ना कुछ अपने लिए खरीदती हैं। सोचिए अपने बारे में थोड़ा सा आप लोग। और सिर्फ लड़कियों पे ही लागू नहीं होता है, लड़कों के लिए भी लागू होता है ये चीज़, ठीक है। जिनके हाथ में पैसा आता है एक तो वो बहुत ही खुश होते हैं, यानी कि हाथ से हंसी, और क्या करते हैं कुछ ना कुछ अपने लिए वो खरीदते जरूर हैं, यानी कि श्रृंगार, ठीक है। आरभटी, आरभटी का मतलब होता है आरंभ। आर अभी मैं बताऊंगी, विभत्स, भयानक, रौद्र, इसको जोड़ लीजिए। आर पार की लड़ाई, आरभटी से कर लीजिए आर जब है आर पार की लड़ाई। आर पार की लड़ाई में क्या होता है? अगर आर पार की लड़ाई हो, आर या पार यानी कि हार या जीत, अगर आर पार की लड़ाई हो तो उस लड़ाई में क्या होगा? रौद्र। पहले तो बहुत ही क्रोध में लोग युद्ध करेंगे, यानी कि गुस्सा, रौद्र रूप दिखाएंगे, सभी लोग दिखाएंगे ना। फिर भयानक, भयानक का मतलब जब बहुत ही रौद्र रूप में, बहुत ही गुस्से में लोग युद्ध करेंगे तो वो जो दृश्य होगा वो कैसा लगेगा? भयानक लगेगा, डरावना लगेगा। और फिर जब युद्ध समाप्त हो जाता है तब क्या होता है? विभत्स, घिनौना दृश्य। विभत्स का मतलब ही होता है घिनौना, ठीक है। अगर आप किसी रणभूमि में जाए युद्ध समाप्ति के बाद तो वो दृश्य देख के आपको क्या आएगी? घिन आएगी देख करके। कटी हुई लाशें वहाँ पर मिलेंगी, खून की नदियाँ बहती हैं, ठीक है। तो ऐसे जोड़िए, जब आर पार की लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में बहुत ही गुस्सा होता है, बहुत ही भयानक दृश्य होता है, लोग बहुत ही रौद्र रूप में युद्ध करते हैं और वो युद्ध कैसा होता है? भयानक होता है। और उस युद्ध की समाप्ति के बाद वो दृश्य बहुत ही घिनौना लगता है। तो ऐसे चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ करके याद कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो लड़ाई वगैरह, युद्ध सैनिक, सब बातें हो रही हैं इसलिए क्योंकि यहाँ नाटक की बात हो रही है। नाटकों में ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है। रियल लाइफ में भी होता है, नाटक में भी ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो मतलब दिखाई जाती हैं। तो इससे चीज़ें आप लोग को थोड़ा सा आसानी रहेगा पकड़ने में, पढ़ने में, समझने में। और बाकी मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई ट्रिक आ रहा हो, कोई ऐसा शब्द आप पकड़ पा रहे हो जिससे आप, एक होता है ना माइंड में वो चीज़ रह जाती है आपके याद करने के लिए, वो हमेशा याद रहता है, तो आप उस तरीकों को ज़रूर अपनाएं। कोशिश करिए कि आप लोग खुद से चीज़ों को जोड़ सकें, उसको पढ़ सकें। जब ऐसा आप करेंगे ना तो आपको चीज़ें हमेशा याद रहेंगी, जब आप खुद से उन चीज़ों को पढ़े रहेंगे समझ करके। समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है आज की ये क्लास आप लोग को पसंद आई होगी। आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी का कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।